अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है, आखिरी टॉपिक जो इस सेक्शन में है, वो है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को बाय द वे हम पीएम में भी कवर करते हैं और थोड़ा सा एरिया हम एफएमए में भी कवर करते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का सबसे पहले तो आपको फर्क पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या फर्क है। रिस्क होता है कि आपके जहां पे किसी भी इवेंट का जो आपके अगेंस्ट जा सकता है, जो आपकी फेवर में नहीं जा सकता, या जिसकी वजह से आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, वो आपके लिए रिस्क है। रिस्क को हम थ्रेट की फॉर्म में भी देखते हैं। आपने पढ़ा होगा जी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, कंपेटिटर्स अगर नए एंटर हो जाएं तो वो थ्रेट होता है, दैट इज अ रिस्क बेसिकली। रिस्क की बहुत सारी टाइप्स हैं। ये फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकते हैं, ये ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकते हैं, ये फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, ये नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स हैं रिस्क की, हम उसमें नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी इवेंट का होने का जो चांस होता है, उसकी बेस पे हम अपने रिस्क को असेस कर सकते हैं। रिस्क के लिए एक तो चीज है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार कोई चीज, कोई इवेंट होगा, उसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे रिस्क जो है, आपके पास पास्ट इंफॉर्मेशन होती है उस इवेंट के हवाले से कि जो आपने फेस किया होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसने माजी में पेपर दिया और खुदा न खास्ता वो फेल हो गया। जब वो दोबारा पेपर दे रहा होता है तो उसके ज़हन में एक रिस्क होता है कि यार खुदा न खास्ता दोबारा मैं फेल ना हो जाऊं। अब उसने उसकी बेस्ड ऑन द पास्ट इंफॉर्मेशन, वो एक उसके जहन में बात चल रही होती है कि यार नेगेटिव मेरे साथ ये ना हो जाए। तो जहां पे एक चांस ऑफ अकरेंस को, प्रोबेबिलिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रिस्क के लिए आप कर सकते हैं, और पास्ट इंफॉर्मेशन की बेस पे आप प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो रिस्क के जिम्मे में आएगा। जैसे एक कंपनी है, उसने माजी में एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी और वो प्रोडक्ट फेल हो गई थी बिफोर गेटिंग ऑन टू द मैच्योरिटी फेज। तो क्या हुआ, दोबारा से कंपनी ने प्लान किया कि यार हम दोबारा उसको रीलॉन्च करते हैं। जब दोबारा आप रीलॉन्च करेंगे तो आपके ज़हन में कहीं ना कहीं पास्ट इंफॉर्मेशन बैठ गई होगी और आप फील करेंगे कि यार दोबारा से फेल ना हो जाए, वो रिस्क है। अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है? अनसर्टेनिटी होती है कि जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसको आपने पहले पास्ट इंफॉर्मेशन आपके पास हो ही ना। ठीक है, अब कुछ लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, हम कहते हैं यार ये बंदा हार्ट अटैक से मर गया, और खुदा ना खास्ता अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ उस तरह की आपको होना शुरू हो जाए तो आप समझते हैं यार खुदा ना खास्ता मुझे ना हार्ट अटैक हो जाए। समझे बात? अब आपको डर किस चीज का है कि जिंदगी खत्म ना हो जाए, इसलिए कि उस बंदे की जिंदगी खत्म हो गई थी। रिस्क आप असेस कर रहे होते हो। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और हम ये कहते हैं कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो अनसर्टेनिटी और रिस्क एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। आपने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, अब मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगा हूं कि आप एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हैं। अब रिस्क तो ये है कि अगर आप उसी तरह का नया दोबारा से सेम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, पहले आपने एक कंस्ट्रक्शन की थी, कंस्ट्रक्शन का कारोबार किया था, बिल्डिंग बनाई थी, लेकिन वो खुदा ना खासा क्लैप्स हो गई थी, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। जब आप दोबारा से सिमिलर बिल्डिंग बनाने बैठेंगे तो आपके ज़हन में क्या होगा? रिस्क होगा रिलेटिंग विद द इन्वेस्टमेंट कि यार डूब ना जाए पैसा। दैट इज अनसर्टेनिटी, दैट इज रिस्क। लेकिन अगर आप एक नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसको आपने पहले नहीं किया, अब उसके बारे में आप अनसर्टेन होंगे कि यार ये प्रोजेक्ट पास होगा या फेल होगा, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नाकाम हो जाएगा। ये अनसर्टेनिटी है, वी डोंट नो अबाउट इट। तो लिहाजा अनसर्टेनिटी के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं और रिस्क के लिए भी हम डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं। रिस्क के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, ये वही टॉपिक है जो पीएम में हम पढ़ के आए हैं, ये वही टेक्निक्स हैं सारी की सारी। इसमें मां सिवाय वो जो एक हमने टेक्निक पढ़ी थी जिसका नाम था पे ऑफ टेबल्स, वो नहीं है, बाकी सारा कुछ वही है, सेम वही टॉपिक। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का चैप्टर था वो।
मैं इसलिए आपको साथ साथ बता देता हूं क्योंकि आपके जहन में रिसेंट भी आपने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ पीएम का, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, लेकिन हम वहां पे पढ़ के बेस हमें पता है। तो रिस्क के लिए मेजरमेंट करने के लिए हम एक टेक्निक या क्वांटिफाई करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें उसने एक्सपेक्टेड वैल्यू को टेस्ट किया हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है स्टूडेंट, इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इट इज कैलकुलेटेड एज समेशन पी इंटू एक्स। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी है इवेंट की, चांस ऑफ अकरेंस को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार ये इवेंट होने का चांस 60% है, ये इवेंट होने का चांस 50%, मैंने पेपर दिया हुआ है यार 70% प्रोबेबिलिटी मैं पास हो जाऊंगा, 30% क्या हुई कि मैं फेल हो जाऊंगा। मेरा चांस है यार 80% पास हो जाऊंगा, 20% फेल भी हो सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स क्या है? आउटकम्स हैं। अब जब आप डिसीजन ले रहे होते हो, ये डिसीजन मेकिंग का चूंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए। इन्वेस्टमेंट करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या फायदा होगा, करूंगा तो क्या नुकसान हो सकता है, करूंगा तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, ना करूं तो क्या नुकसान होगा। तो हम डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा? समेशन पी एक्स, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहां पे अगर हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसकी एनपीवी एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे पॉजिटिव आती है तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करेंगे। हमारे इस पेपर में, इस टॉपिक में वो हमसे ये कहेगा कि यार आप एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस निकाल दो। सेल प्राइस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट फैक्टर है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट फैक्टर ये कहता है कि जहां पे आप रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप अपने डिस्काउंट फैक्टर को बढ़ा दो। क्या करो बच्चों? बढ़ा दो। रिस्क, आपने वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? जिसके ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं? डिस्काउंट करते हैं। आपको याद होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम 10% पे अगर यूज करें 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो लेट सपोज कि हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ जाती है। अगर हम डिस्काउंट रेट को बढ़ा देंगे तो एनपीवी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। अब अपने इन्वेस्टर्स को, लेट सपोज कि पाकिस्तान में बैठ के आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक जंग का माहौल बना रहता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आप अपने जो प्रोजेक्ट वहां पे जो आप करने जा रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, वो कहेंगे भाई हमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, चूंकि हम एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, मसला कोई नहीं है, लेकिन आप रिस्की प्रोजेक्ट अंडरटेक करने जा रहे हैं, लिहाजा हमें हायर रेट पे करके कंपनसेट करो। हमें लो रेट नहीं चाहिए, हमें हायर रेट ऑफर करना चाहिए। तो हम जब रिस्क फैक्टर को एडजस्ट करते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करेंगे? बढ़ा के देखेंगे कि अगर कल को इन वर्स्ट केस सिनेरियो हमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करना पड़े तो हमारी एनपीवी कितनी होगी। आपने पढ़ा होगा दो तरह की जहन में अप्रोचेस चलती हैं, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। पता है ना ऑप्टिमिस्टिक कौन से लोग होते हैं? पॉजिटिव माइंडसेट वाले। और पेसिमिस्टिक कौन से लोग होते हैं? जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, इन द सेंस ऑफ के वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि यार वर्स्ट क्या होगा। जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं स्टूडेंट, ये याद रखना, हमेशा ये याद रखने वाली बात है, प्रैक्टिकली भी आपको बड़ी हेल्प करेगी कि जब भी आप कोई प्लान या डिसीजन करते हैं तो आप अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें कि इन वर्स्ट एंड वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा। ठीक है। मेरी जिंदगी में एक वाकया हुआ, जॉब चली गई, मैंने वाइफ को कहा कि यार ये अब मेरी जॉब चली गई है, क्या, बड़ा मैं परेशान। कहती क्या होगा? ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में सोच लें क्या होगा। अब मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो को अपने ज़हन में रखा, मैं पुरसुकून हो गया। मैं अच्छा यार ज्यादा से ज्यादा की होएगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। हम लोग ना वो ज्यादा से ज्यादा को सोच के ना परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं पेपर दे रहा हूं, क्या होगा यार वर्स्ट केस में,
वो फेल हो जाऊंगे यार, जिंदगी मौत का तो मसला नहीं ना है, नहीं है, छितर परेड तो लगा होनी है, लेकिन खैर जिंदगी मौत का मसला, हमारे कई स्टूडेंट जिंदगी मौत का मसला बना देते हैं। मैं वैसे ही जनरली बात कर रहा हूं, आप इसको अपने तौर पे ना अपने तरफ ना ले जाना। मैं जल्दी आपको, हम भी अपनी जिंदगी मौत का मसला बना रहे यार, क्या फेल हो जाएंगे यार, बड़ी बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा ऐसे होगा। और एक दफा फेल हुए दूसरी बारी आदत हो गई। वर्स्ट केस सिनेरियो, पहली दफा पेपर देना बड़ी टेंशन, लेवल 1 का पेपर देना बड़ी टेंशन, बड़ा स्ट्रेस लिया हुआ, हाथ पांव फूले हुए, पैसे जाया ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फेल हो गए। अब्बा जी को बताया, अब्बा जी कुछ नहीं होता, चलो जी। वर्स्ट एंड वर्स्ट के, जब आप प्रोजेक्ट के अंदर एवेल्युएशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप कहते हो यार कल को अगर ये प्रोजेक्ट रिस्की साबित हो जाए मेरे लिए, तो वर्स्ट केस में मेरे साथ क्या हो सकता है बुरा। तो हम डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट कर रहे होते हैं, आगे जाके आपको इसमें भी हेल्प करता है। जब हम सिमुलेशंस की बात करते हैं ना, तो वहां पे भी ये हेल्प आउट करता है। तो हम ये कहते हैं कि यार वर्स्ट केस में क्या होगा, अगर रिस्की प्रोजेक्ट हो जाए तो क्या होगा। इसका मतलब है कि मुझे अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने डिस्काउंट रेट्स को बढ़ा बढ़ा के देख रहा होता हूं कि यार कहां पे जाके वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा और कहां पे जाके वो नेगेटिव हो सकता है। अल्लाह भला करे, इस बात को जरा ज़हन में रखिएगा। आपने सिर्फ ये नहीं, अच्छा यार प्रोजेक्ट पॉजिटिव है, आप जब अपने इन्वेस्टर से बात कर रहे होते हैं ना, आप उनको सिर्फ पॉजिटिव नहीं दिखा रहे होते, आप उनको सिर्फ फैंसी पिक्चर्स नहीं दिखा रहे होते, आप उनको साथ ये भी बता रहे होते हैं, देखें जी हम इस पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बलोचिस्तान में करने जा रहे हैं, माइनिंग सेक्टर में। आजकल माइनिंग पे बड़ी बात हो रही है, चूंकि हम माइनिंग का वो लुकमा दिए हैं ना, तो आजकल तो माइनिंग की इन्वेस्टमेंट पे बड़ी बात हो रही है, कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ठीक है। बल्कि मुझे याद है मैंने भी आज एक जाना है कॉन्फ्रेंस पे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम वर्स्ट केस सिनेरियो में भी उतार रहे होते हैं कि यार कल को हमें अगर रिस्की प्रोजेक्ट हम अंडरटेक करते हैं, ऑन द रिस्क साइड वी हैव टू कंपनसेट आवर इन्वेस्टर्स बाय पेइंग देम हायर rate of return we have to offer them, that is in the form of what, WACC, weighted average cost of capital। जब इससे अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे ना WACC का, तो आपको ये बात मेरी ज्यादा समझ आ जाएगी, मैंने आपके लिए बेस क्रिएट कर दिया, ठीक हो गया। चलें आगे। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स एडजस्टेड पे बैक पीरियड है। पे बैक पीरियड हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? पे बैक पीरियड क्या बताता है कि यार कितने अरसे में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, पढ़ा हुआ है। यहां पे हम बात कर रहे हैं एडजस्टेड पे बैक पीरियड की। हम ये कहते हैं कि भाई कल को अगर प्रोजेक्ट मुझे लेट पे बैक पीरियड देगा तो कितना लेट हो सकता है। हम यहां पे रिस्क और अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में सोच के देख रहे हैं। हम आइडियल सर्कमस्टांसेस में नहीं बैठे हुए इस वक्त। हम किस सर्कमस्टांसेस में हैं कि वर्स्ट एंड वर्स्ट केस में क्या होगा। ये मैं वही आपको बात बता रहा हूं कि डिसीजन मेकिंग आप अपने जहन में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को रख के कर रहे होते हैं, चूंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है यार। आपके मुताबिक हर चीज नहीं हो सकती। आपने बहुत सारे फैसले बड़े टर्बुलेंट इन्वायरमेंट में करने होते हैं, बड़े रिस्की इन्वायरमेंट में करने होते हैं, लेकिन आप फैसले अच्छे करना चाह रहे होते हैं। समझ आ रही बात? अब हम ये देखते हैं कि एडजस्टेड पे बैक पीरियड से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्मल पे बैक पीरियड 5 साल का अरसा है, तो 5 साल से अगर लेट हो जाए तो क्या होगा। अगर मेरा पे बैक पीरियड 5 साल की बजाय 7 साल हो जाए तो क्या होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टेड पे बैक पीरियड। मैं देखता हूं कि यार लेट कितना हो जाएगा यार। फॉर एग्जाम्पल 6.5 ईयर्स पे चली जाएगी बात, फॉर एग्जाम्पल 7 सालों पे चली जाएगी। अगर 7 सालों पे चली जाए फिर भी क्या मैं अंडरटेक करूंगा। शायद ये भी हो सकता है कि मेरा पे बैक पीरियड लेट हो रहा है तो उसके फायदे क्वालिटेटिव फायदे मेरे पास ज्यादा आ जाए। कई दफा आपके जो फैसले होते हैं उनके रिजल्ट्स आते आते देर लग जाती है, होता है ना। आपने एक डिसीजन लिया, आपको लग रहा था कि यार 3 साल में मेरा ACCA हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट पे बैक पीरियड क्या है
3 years का, 3 years to qualify. But due to some circumstances, due to some reasons, आपका अगर ACCA लेट हो जाए तो क्या होगा? ACCA लेट हो जाता है, शादी लेट होगी, ठीक है। अब एक चीज दूसरे से लिंक है, ठीक है। अगे तुसी आप ही सोच लो की होएगा। तो कहने का मतलब यह है कि डिले हो जाए तो क्या होगा? ये प्रोजेक्ट हमें अगर जल्दी पे बैक पीरियड नहीं देता, इनफ्लोज अगर लेट आना शुरू हो जाए, चूंकि कैश इनफ्लोज प्रिडिक्टेबल तो नहीं है कि आपको 100% श्योरिटी हो कि यार आपको इतनी ही कैश इनफ्लोज मिलनी है फ्यूचर में, काम भी तो आ सकती है। आप प्रेडिक्ट करके बैठे हुए यार ACCA का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, आप सोच के बैठे हुए हो कि यार मेरी स्टार्टिंग सैलरी लाख रुपए लगेगी आज के वक्त में, अभी बैठ के सोच रहे हो लाख रुपए लगेगी 3 साल बाद। अब हो क्या रहा है कि ये भी तो हो सकता है ना, अल्लाह ना करे 100 दफा ना करे, मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे तो लाख रुपए की सैलरी आपको 50,000 रुपए भी नौकरी ना मिल रही हो। ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको ज्यादा नवाज दे, आपको जल्दी रिकवरी हो जाए इन्वेस्टमेंट की। ये भी हो सकता है कि आपकी रिकवरी लेट हो जाए। तो लेट होने को असेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टेड पे बैक पीरियड को देखना पड़ेगा। जब हम अपने इन्वेस्टर से बात कर रहे होते हैं तो हम उनको ये भी बताते हैं, देखिए जी हमारा टारगेट तो ये है, जब आप रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं ना, या आप कोई अपार्टमेंट खरीद रहे हैं या बुक करवा रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो वो आपको ये बता रहे होते हैं कि सर हमारा ये प्रोजेक्ट ना 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 5 साल की बजाय 7-8 साल भी लग सकते हैं। वो आपको ज़हनी तौर पे तैयार भी कर रहे होते हैं कि यार ये रिस्क हो सकता है। मैंने जब घर शुरू करवाया था, मेरे ज़हन में था कि यार मेरा घर जो कंप्लीट हो जाएगा ना वो 5 महीने में हो जाएगा, लेकिन उस घर को कंप्लीट होते हुए टाइम ज्यादा लगा। मैं बीच में बीमार हो गया और मसले आ गए, खुदा ना खास्ता। अब वो क्या थी? वो अनसर्टेनिटी थी। तो हम क्या करते हैं कि देख रहे होते हैं कि अगर लेट, कितना लेट हो सकता है, और जल्दी होने को आए तो जल्दी कितना हो सकता है। चूंकि डिसीजन लेना है अंडर द इन्वायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अंडर द रिस्क सिचुएशन। यहां तक बात आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ ले। मैंने आपको कोशिश किया है छोटी छोटी इधर उधर की एग्जांपल से समझाने की। आप कभी भी डेफिनेट नहीं हो रहे होते कि यार आप ये समझ लो कि यार बस ठीक है, मैंने जो पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया ना, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। और भाई ऊपर नीचे हालात हो सकते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। हम पाकिस्तान जब वापस आए थे तो हम, हमारे ज़हन में कोई और पाकिस्तान था, नया पाकिस्तान था, वो पुराना भी नहीं बचा, ठीक है। और नवा पाकिस्तान पुराने तो भी ओल्ड पुराना असी वेख्या। हम उस दौर को इमेजिन करके आए थे कि यार बाहर से लोग नौकरियां करने यहां पे आएंगे, पता ही नहीं सी कि पाकिस्तान तो लोग नट के बाहर जाएंगे। नंबर 1 है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान, जिसमें से लोग डिससेटिस्फाइड है और बाहर जाना चाहते हैं। मैं वैसे आपको बता रहा हूं, ये अभी स्टार्ट पढ़ा था मैं। हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, वो कहेगा यार मैं नट हूं, वो खैर अपना एक फैसला है। दैट इज व्हाट यू आर बेसिकली, यू डोंट नो व्हाट इज गोना बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। देन पांचवी टेक्निक है, चौथी टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए कि इसके बारे में बड़ी दफा पूछ चुका है। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होती है? व्हाट इफ एनालिसिस। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? हम डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कल को अगर सेल प्राइस कितने से बढ़ जाए या कितने से कम हो जाए तो मेरे प्रोजेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनाना सीखी हुई है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकालनी आती है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि यार कल को अगर सेल प्राइस नीचे चली जाए तो मेरे प्रोजेक्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। कल को वेरिएबल कॉस्ट 5% से ऊपर चली जाए तो मेरे एनपीवी पे क्या फर्क आएगा। कल को अगर इनके, ये मैं सिनेरियो मॉडलिंग कर रहा हूं, ये देखें ये फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं ना एक्सेल के ऊपर, प्रोजेक्शंस कर रहे होते हैं,
तो हम ये सिनेरियो सेंसिटिविटी एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस कर रहे होते हैं, इफ कंडीशन फॉर्मूला लगा लगा के कि इफ दिस हैपेंस व्हाट विल बी द आउटकम, इफ दिस हैपेंस व्हाट विल बी द रिजल्ट्स, व्हाट विल बी द आउटकम्स। ठीक है, अब यहां पे अच्छा, जब हम सिनेरियोज बना रहे होते हैं हम डिफरेंट एजम्पशंस टेस्ट कर रहे होते हैं कि आज पाकिस्तान का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है फॉर एग्जांपल 10%, कल को अगर ये 15% पे चला जाए तो क्या होगा, हमने उसका एक सिनेरियो बना लिया। कल को मेरी सेविंग इतने से कम हो जाए तो क्या मसला होगा, कल को खुदा ना खास्ता मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, कल को ये सिनेरियोज बन रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपके दिमाग में न्यूरल नेटवर्क्स रखे हुए हैं, आपको पता है। ठीक है, ये जो हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं ना, न्यूरल नेटवर्क्स हैं। हमारा दिमाग जो है ना, अल्लाह ताला ने, ये तो अब मशीन लर्निंग और ये बला चीजें आई हुई है ना, अब अल्लाह ताला ने आपके दिमाग में न्यूरॉन्स रखे हुए हैं, नेटवर्क्स रखे हुए हैं। हर वक्त आपके दिमाग में सिनेरियोज अल्लाह ताला आपको पहले से वार्न कर रहा होता है, सिनेरियोज बन रहे होते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। और कई दफा तो वो शैतानी वसवसात होते हैं यार, वो हमारा दिमाग ना शैतानी, चूंकि शैतान हमारे खून में दौड़ है, तो वो हमारे शैतान भी कई दफा सिनेरियोज क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, अगर ये रिश्तेदारी टूट गई तो क्या होगा, होता है ना, क्या ही कर लेगा अगला, अगला क्या कर ले। ठीक है, मेरा रिश्ता यहाँ पे तय होना था, ना हुआ तो क्या होगा, होता है। आप लोगों को ये बात ज्यादा समझ आती है। ये यहां पे मेरा अगर टांका फिक्स हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, अब वो क्या बन रहे हैं, सिनेरियो मॉडलिंग हो रही है, होता है ना। और मजे की बात है, आपको ये ज्यादा कहां पे तंग हो रहे होते हैं आप, आपके सिनेरियो सबसे ज्यादा कब बन रहे होते हैं पता है आपको, कब वसवास कहां पे आ रहे होते हैं, नमाज पढ़ते हुए। होता है कि नहीं होता, वो टेंशन ना हो तो नमाज में आपको वो कहते नहीं है वसवास बड़े आते हैं सर, हर किसी के साथ तकरीबन यही होता है। और दिमाग में बातें चल रही होती, अच्छा यार उसने ये किया था, उसने मुझे ये मारा था, नमाज की तरफ ध्यान कोई नहीं होता, उसकी तरफ ध्यान होता है। वो सिनेरियो मॉडलिंग हो रही होती है, सिनेरियो बिल्डिंग हो रही होती है। अब हम यहां पे ये कह रहे हैं, यहां पे जो हम सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं वो ये है कि बेटा कि हम ये कहते हैं कि कल को अगर सेल प्राइस मेरी नीचे चली जाए तो मेरी एनपीवी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब हम हर चीज को किससे कंपेयर कर रहे हैं, एनपीवी से। कब जाके एनपीवी 0 हो जाएगी, कब जाके पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड वी आर टेस्टिंग वन सिनेरियो एट वन टाइम। हम एक वेरिएबल को एक वक्त में चेंज करके देख रहे होते हैं, हर वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहे होते। अगर हम हर एक वेरिएबल को एक ही टाइम में चेंज कर रहे हैं, सारे वेरिएबल्स को, अब वेरिएबल्स तो बहुत सारे हैं, सेल्स प्राइस भी है, सेल्स वॉल्यूम भी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। मैंने भी आपको सिनेरियो बना के दिया था कि यार अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कल को बढ़ जाए तो एनपीवी कितने से नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर हमने बात की इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाए तो क्या होगा। कल मैंने आपको बताया था कि यार जब आपके पास कैपिटल राशनिंग की सिचुएशन होती है तो आप क्या करते हो, पैसा अरेंज कर रहे होते हो फ्रेंचाइजिंग से, और उसके अलावा जेवी के साथ जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट की तरफ जा रहे होते हो, तो वो भी आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट लाने की भी सिनेरियोज बन रहे होते हैं कि कल को हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी तो क्या होगा, कितने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो एनपीवी पॉजिटिव हो जाएगी, कितने से ज्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो हम हर चीज को लिंक किससे करेंगे, सेंसिटिविटी जब भी मेजर करेंगे तो किससे करेंगे, एनपीवी के साथ कंपेयर करते हुए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेंसिटिविटी इज कैलकुलेटेड एज, ऊपर रखेंगे एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ एनी वेरिएबल। लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना है, एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू पे बेस कर रही है, तो जो भी वेरिएबल्स आप लेंगे उसकी भी आपने प्रेजेंट वैल्यू ही लेनी है नीचे एज अ डिनोमिनेटर। समझ आई बात कि नहीं। सो व्हेन आप कंपेयर करते हुए आपने ये देखना है कि अगर कल को मेरी एनपीवी जैसे सेल प्राइस कितने से कम हो जाएगी तो मैं सारी सेल्स प्राइस की क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू टोटल करके उसको मैं नीचे रखूंगा, एनपीवी को ऊपर रखूंगा और उससे डिवाइड करके मैं अपना लगा लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा कि कितने परसेंट से कल को ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी तो हमारा आंसर एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी।
ठीक है बच्चों? यस सर। तो ये डिफरेंट तरह के सेंसिटिविटी आप बना सकते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ। अगर एक ही वक्त में सारे वेरिएबल्स चेंज हो रहे हों तो हम उसके लिए मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस यूज करते हैं। क्या करते हैं? मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस। आपने सिमुलेशंस मॉडल देखे होंगे, गेम में आजकल सिमुलेशन वाली आई हुई हैं, वो 3D गेम्स होती हैं, वो आप उसके स्क्रीन में सामने बैठ जाते हैं, आपको लगता है कि यार आप उसी माहौल में हो, वो रियल नहीं होता, वो सिमुलेशंस होती हैं। ठीक है? आप गेमें खेलते हैं पबजी वगैरह, वो आपके दिमाग में ना सिनेरियोज ऐसे बन रहे होते हैं, वो आप अपने आप को उसी में फील कर रहे होते हो, वो दैट इज सिमुलेशंस एक्चुअली। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने अब जो आगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप इसको देखें तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 सेंसिटिविटी एनालिसिस की है, उसमें वो बात कर रहा है कि जी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 टुडे इज एक्सपेक्टेड टू गिव राइज टू द एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ 25,000. In contribution is inflow, by the way. What it is? An inflow. This is based on the selling one product with the sales volume of 10,000. Sale price कितनी रखी हुई है? $12.5. वॉल्यूम कितना है? 10,000 का। एंड वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट $10 पर यूनिट, एक यूनिट की 10,000 है। इंक्रीमेंटल एनुअल फिक्स कॉस्ट इज 10,000। इंक्रीमेंटल एनुअल कॉस्ट जो होती है, एनुअल फिक्स कॉस्ट जो होती है, वो रेलिवेंट कॉस्ट होती है। चूंकि वर्ड इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? रेलिवेंट। आपको याद होगा जर्नल फिक्स्ड ओवरहेड रेलिवेंट नहीं होते, इंक्रीमेंटल रेलिवेंट होते हैं, चूंकि एडिशनल होते हैं, डिसीजन के साथ बेस कर रहे होते हैं। डिसीजन लेंगे तो ये एडिशनल इतनी फिक्स कॉस्ट लगेगी, कितनी लगेगी? 10,000 की। विल बी इंकर्ड फॉर द नेक्स्ट 4 years एंड द डिस्काउंट रेट इज 10%। वो कहता है कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। करें कैलकुलेट, जल्दी से निकालें जी, कैलकुलेट करें। यहां पे एनओटी लगनी है आपके पास, एनओटी वाला काम है ये मैं आपको हिंट दे देता हूं इसका। एनपीवी निकालना पहले, सिंपल क्वेश्चन है, डेटा नोट कर लें, सॉल्व करना शुरू कर दें भैया, निकालें। एक्सेल पे कर लें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं है लैपटॉप? जी नूर नहीं लाए? जिस दिन नहीं ना लाओगे उस दिन ही पूछूंगा। करो बच्चों जल्दी से। सर भाई के लैपटॉप में सीडी भी डल जाती है। अलावा है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, याद है? सेल प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। जरा खोल के देखें ना, आपके पास जो सेल प्राइस थी वो कितनी थी? 12.5। 12.5 में से निकाले ना वेरिएबल कॉस्ट, ये वाली 10, बाकी कितना बचता है? 2.5। कितने यूनिट्स आप बेच रहे हो? 10,000। तो कितना हुआ कंट्रीब्यूशन? टोटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज द रेलिवेंट इनफ्लो, कैश इनफ्लो के तौर पे हम लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों? ठीक है। 25,000 निकलती है वैल्यू। 25,000 मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको एनुटी फैक्टर से। 4 साल का एनुटी फैक्टर यही बनता है 3.170। सर इसी का बस हमारा डिफरेंस आया है 25,000 इंटू 3। एनुटी फैक्टर की वजह से जरा आपने 4 साल का लेना था ना, 1 से 4 तक। इसने एनुटी फैक्टर का डिफरेंट लिया है, ऐसे बनता है एग्जैक्ट एनुटी फिगर। और यार आप फार्मूला लगाओ ना, या टेबल से देख लो, आपको टेबल तो मिलेगा। वो हमारे फिर डेसिमल की वजह से थोड़ा और है, नहीं तो राउंड ऑफ करके चलो ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से हम फिक्स कॉस्ट भी तो माइनस करेंगे ना हर साल की, 10,000 रेलिवेंट है, प्रॉफिट नहीं निकालना, ये आउटफ्लो के तौर पे लेंगे ना, फिक्स कॉस्ट आउटफ्लो है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालने का तरीका बताया हुआ ना यार, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट नहीं करते। ऐसे ही 3.1 कितना आया? 7550। अब हमने सेंसिटिविटी मेजर करनी है, जरा ध्यान देना। पहली सेंसिटिविटी हम मेजर कर रहे हैं किसकी, किसके साथ? सेंसिटिविटी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट विद एनपीवी। तो ऊपर रखेंगे एनपीवी को, कितनी है एनपीवी हमारी? 7550। डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई मजर भाई? ये पहला सिनेरियो देखें, पहला क्या कह रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ सेंसिटिविटी मेजर करो। इन्वेस्टमेंट ईयर 0 में है, वही इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, वही उसकी फ्यूचर वैल्यू है, और इन्वेस्टमेंट एक ही है। तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे एनपीवी को ऊपर। कितनी थी एनपीवी? 3550 75 जो भी है, ठीक है जी। ये 7550 डिवाइड किस पे करेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे 40,000 पे, तो आंसर क्या आता है? 18.9। अब आप एक काम करो, ये जो ऊपर आपने एनपीवी कैलकुलेट की है ना ऊपर 7550, आप जरा अपनी इन्वेस्टमेंट को इतने परसेंट से बढ़ा दो, फर्दर 18.9 से बढ़ा दो। जो इन्वेस्ट, बाकी चीजों को सेम रहने दो, इस इन्वेस्टमेंट को 18 इसको कैसे लिखूंगा 1.189 18.9% से बढ़ा के देखो, आपकी एनपीवी 0 या नेगेटिव में आ जाएगी। बाकी चीजों को सेम रहने दो। आपको एक चीज समझा रहा हूं सिर्फ, आप जरा अपनी एनपीवी, अपनी इन्वेस्टमेंट को जो ये 40,000 की थी, इसको कितने परसेंट से बढ़ाना है हमने? 18.9% से। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एनपीवी 0 हो जाएगी ना यार, कम नहीं करना। इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो ये और एनपीवी पॉजिटिव हो जाएगी यार। हम तो देख रहे हैं कि कहां जाके एनपीवी 0 में या नेगेटिव में आ जाएगी। जी बताएं क्या आता है आंसर? -10 आ गया ना। इसका मतलब है कि अगर आपकी कल कला को इन्वेस्टमेंट 18.9% से बढ़ जाती है तो आपकी एनपीवी, आपका जो डिसीजन है वो चेंज हो जाएगा ना। जहां पे आपने एक्सेप्ट करना था ना अपने प्रोजेक्ट को, वहां पे आप रिजेक्ट कर रहे होंगे, समझ आई? तो पहला सिनेरियो हमने टेस्ट कर लिया। सेंसिटिविटी ऑफ दूसरा जरा आसान सिनेरियो डिस्कस करते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या कह रहा था? वो कहता है कि जी आप फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रेट के साथ करना है इसको, ये वाला सिनेरियो, पांचवा आखिरी छठा। डिस्काउंट रेट की जो सेंसिटिविटी है ना, उसका सिंपल हाल ये है कि आप आईआरआर कैलकुलेट कर लो। क्यों? आईआरआर जाके आपको ब्रेक इवन रेट नहीं दे देता। अभी आपने किस रेट पे डिस्काउंट किया है प्रोजेक्ट को? 10% पे। आप 15% पे ट्राई नहीं करते, एक पॉजिटिव उठाते हो, एक नेगेटिव उठाते हो। आईआरआर इटसेल्फ इज बेसिकली द सेंसिटिविटी रिलेटिंग विद द डिस्काउंट रेट। आईआरआर ही आपको बता रहा होता ना यार कि एनपीवी 0 हो जाएगी भाई, तो आप क्या करेंगे? डिस्काउंट रेट को बढ़ा बढ़ा के देख रहे होंगे आप। इसका सिंपल ये हाल होता है कि आप आईआरआर निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कहां पे जाके, किस रेट पे जाके एनपीवी 0 में आ जाएगी, और उससे ऊपर रेट लेंगे तो एनपीवी नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, इसके सोल्यूशन को देखें। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये देखें। उसने यहां पे आईआरआर निकाला हुआ, आईआरआर अप्रोच यूज करेंगे। पहले हमने 10% पे एनपीवी कैलकुलेट की हुई है, आप 15% पे देखेंगे करके। ठीक है, उसने 15% पे ट्राई की हुई है। 15% पे जाके या 15% पे वो आपकी एनपीवी उसने निकाल के 18% पे उसने निकाली हुई है। 18 पे जाके उसने कहा कि आईआरआर जो है वो कितना निकलता है हमारा। इसने यहां पे निकाला हुआ है जी, आपका अल्लाह भला करे। आईआरआर पहले निकाला हुआ है इसने ऊपर। आईआरआर कितना निकाला? उसने दूसरे तरीके से निकाला भाई, वो जरा शॉर्टकट मेथड उसने इस्तेमाल की। इसको थोड़ा सा पढ़ लें ताकि आपका जरा आइडिया क्लियर हो जाए। वो कहता है इफ द एनपीवी इज सेट टू बी 0, द पीवी ऑफ द नेट कैश फ्लो इनफ्लो वुड नीड टू बी 40,000। अब जरा इसको समझ लें, हम यहां पे रिवर्स ऑर्डर में चलें। एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप डिस्काउंट रेट की जब सेंसिटिविटी मेजर करते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, आईआरआर निकाल लें। वो आपको बता देगा कि यार वो कौन सा रेट ऐसा है जिस पे एनपीवी 0 हो जाती है, वही आपका सेंसिटिविटी टू द डिस्काउंट रेट हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा हल क्या है, ये हम काम कर रहे होंगे जब हम बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ेंगे ना सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, बॉन्ड्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां पे भी हमने आईआरआर कैलकुलेट करना है। ये वाली वो अप्रोच है।
इस अप्रोच में हम क्या करते हैं हम सिंपली ये करते हैं, हम यहां पे एक काम करते हैं, इसको बड़े ध्यान से तरीके से आपने समझना है। हम ये कहते हैं कि यार वो हमारा आंसर यहां पे 0 आ जाए, अगर, प्लीज जरा ध्यान देना, बातें नहीं करनी। हम इसको ऐसे ही बनाते हैं, ईयर 0 में हमारे पास आउटफ्लो कितना था, 40,000। हम ये कहते हैं कि यार वो कौन सा ऐसा रेट है जिस पे एनपीवी मेरी 0 हो जाए। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर ये नेगेटिव 40,000 हो तो मुझे यहां पे भी 40,000 ही लिखना पड़ेगा ना। समझ आ रही है बात करी? अगर हम इन दोनों को देखें तो ये 40,000 नहीं है, ये कितने बनता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एट द रेट ऑफ 10%, कितना बनता है? इसका नेट इफेक्ट क्या आता है? मैं ये कह रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 40,000, ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में हम ले रहे हैं, ठीक है बच्चों? 40,000 है, ऐसे ही है 40 नहीं यार, दोनों को माइनस कर 47 550 550 है, राइट? यस सर। समझ समझ आ रही है बात? अब आप एक काम करेंगे, 47 550 को इसके एनओडी फैक्टर पे डिवाइड कर दें 3.170 से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही है, ये 15,000 वैल्यू आ जाती है। समझ आ रही है बात कि नहीं? अब हम ये कह रहे हैं कि यार ये जो 40,000 की वैल्यू आ रही है ना, आप अगर इसको डिवाइड करें, ये कौन सा ऐसा रेट होगा जो कि हमारा डिस्काउंट रेट हमें, ये एनुटी रेट हमें ऐसा दे जिसको हम फाइंड आउट कर सके टेबल से। अब मैं आपको एनुटी टेबल पे ले जाता हूं, मैं एनुटी टेबल पे लेके जाता हूं, मैं कहता हूं यार जरा ढूंढो 4 साल में 3.17 की वैल्यू क्या आ रही है, 3.17 का रेट कौन सा यूज होगा। तो आप रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, आपको ये मैंने फाइंड करना तरीका बताया था जब मैं बेसिक करवा रहा था। बेसिक में मैंने आपको बताया था कि यार जब आपको, अगर आपने ये एनओडी फैक्टर 3.17, आप क्या करेंगे, उल्टे ऑर्डर में चलेंगे, आप टेबल पे जाएंगे, एनओडी टेबल में आप सबसे पहले वैल्यू देखेंगे कि यार 3.17 कहां पे आ रहा है। समझ आ रही है बात कि नहीं? आप जाके वैल्यू ढूंढते हो, आपको पता चलता है यार ये जो 3.17 है ना 4 साल में, इट इज कमिंग एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% मेरा हो गया डिस्काउंट रेट। अब यहां पे हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। वो क्या कह रहा है, वो कहता है भाई अगर आप जो है इसको इस तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये जो 40,000 की वैल्यू है, अगर आप यहां पे 40,000 लिखेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब इस 40,000 को 15 पे आप क्या करोगे, 15,000 नॉर्मल है, ये 40,000 प्रेजेंट वैल्यू भाई, 40,000 को 15,000 पे डिवाइड करो तो क्या आता है आंसर, 2.667। अब आप क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, एनओडी टेबल में, किसमें जाएंगे, एनओडी टेबल में। कैसे जाएंगे, आपको पता है यहां पे आपको पास परसेंटेजेस दी होती हैं, यहां पे आपको ईयर्स दिए होते हैं, ऐसे ही है, ईयर 1 2 3 4। आप वो डिस्काउंट रेट ढूंढ रहे होंगे जिस पे आपको ये आंसर मिल जाए 2.667 का। जब आपने देखा कि यार 2.667 कहां पे आता है 4 साल को सामने, तो आपको पता चलेगा यार ये 18% पे आता है, 18% का रेट। अब मैं आपके सामने, इंटरनेट है तो मैं अभी आपको ढूंढ के बताता हूं, ये 2.667 को याद रखना, ये एनओटी फैक्टर है। क्या है, एनओटी फैक्टर है यार। हमने एनओटी टेबल पे गए, इसको यहां से हम ढूंढ लेते हैं जी एनओटी टेबल को, अभी आपको बात सारी क्लियर होती जाएगी। एनओटी टेबल पीडीएफ,
ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल है। यहां पे हम डाउनलोड कर देते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान देना, एन्युटी टेबल पे गए, कौन सी वैल्यू ढूंढ रही है आपने? 4 सालों के अगेंस्ट ढूंढ रही है आपने। 2.667 की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये नियर अबाउट कौन सी वैल्यू बन रही है? ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूं। आपके पास, आपने 4 साल में ढूंढ रहे हैं, ईयर चेंज नहीं हो रहे। 18 और 19 ईयर अगर ऊपर देखें, ऊपर वाले पोर्शन में, ऊपर वाली स्टोरी में देखें जरा क्या हो रहा है। ऊपर वाली स्टोरी में आपको यहां पे 4 सालों में कोई वैल्यू मिल रही है? 2.667 नो सर। नहीं मिल रही, नहीं मिल रही ना। 4 सालों के अगेंस्ट देखना भाई। नीचे आ जाए, नीचे आप गए तो 4 सालों के अगेंस्ट इस रो को आपने पढ़ना शुरू कर देना है। 4 सालों के अगेंस्ट ढूंढे जरा। 2.6667 ये 4 सालों के अगेंस्ट 2.6, 18 और 19 ये 2.690 है और ये 2.639 है, ठीक है। हम यहां पे अज्यूम ये कर रहे हैं कि यार हमारा ये जो एनपीवी है ना, चूंकि 18.9 पे तो हमारी एनपीवी क्या है? पॉजिटिव है। समझ आ रही है बात? इन दोनों का जो हाफ बनता है ना, वैसे बाय द वे अगर आप इनका एवरेज आउट कर लें, 2 पॉइंट कहां पे थी वैल्यू? ये वाली 2.690 और 2.639, 18 और 18 और 19, 18 जमा 19 डिवाइड बाय 2 करें, 2.645 तकरीबन आप उसके करीब करीब पहुंच गए हैं। इसका मतलब है 18.5 पे अगर आप 18.5 का डिस्काउंट रेट यूज करेंगे ना, तो 18.9 पे तो ऑलरेडी एनपीवी पॉजिटिव है। अगर आप 18.5 का तकरीबन रेट यूज करेंगे तो आपका एनपीवी क्या होगी भाई? 0 हो जाएगी। इसमें बुक में जो लिखा हुआ है वो 18 ही लिखा हुआ है कि यार 18 इज क्लोज। 18 इसलिए लिखा हुआ है कि 18.5 पे शायद ये ब्रेक इवन पे हो और 18 पे ये 0 में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। हम तो वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना, नोट किया कि नहीं? पेपर में आपने ये शॉर्टकट मेथड यूज करना है, लॉन्ग कट यूज नहीं करना। आईआरआर कई दफा बच्चे भूल जाए, अगर आपका आईआरआर पे सीधा है फिर तो एग्जैक्ट आपको आंसर निकल आएगा। उसके लिए नेगेटिव एनपीवी निकालनी पड़ेगी, वो लंबा काम है। आप उसका एक हल आसान सा यही है कि आप एज्यूम कर लो एनपीवी का आंसर 0 आता है और जो रिजल्टेंट है ऊपर 40,000 है और नॉर्मल कैश फ्लोज 15,000 है। 40,000 को 15 पे डिवाइड करो तो एनओडी फैक्टर निकल आएगा। एनओडी फैक्टर को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढ लो 4 सालों के अवज, आपको पता चल जाएगा कि यार ये यहां पे कहीं पे दरमियान में फॉल कर रहा है, ठीक है। 2 सेंसिटिविटीज को हमने आज मेजर कर लिया, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह कल यहीं से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और आप लोगों ने इसी को रिपीट करके आना है कल के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया खत्म हो गया है, अब प्रैक्टिस है। इंशाल्लाह जितनी करेंगे उतनी समझ ज्यादा आएगी। कल इसी एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे, फिर वर्किंग बैकवर्ड कर लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि कैप्लन के हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए हैं, कितने रहते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। कल का दिन है, परसों का दिन है और शायद मंडे का दिन भी लग जाए हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे। कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी हमारा इंशाल्लाह सिलेबस टाइमली खत्म हो जाएगा। जितना टाइम इस पे लगा है ना, इतना टाइम आने वाले टॉपिक्स पे नहीं लग रहा, ठीक है। मां सिवाय वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो प्रोबेबली हफ्ता ले जाता है। आपको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं कि आपका तकरीबन सिलेबस कब खत्म होगा। हफ्ता लगा लो वैक के ऊपर, हफ्ता लगा लो वर्किंग कैपिटल के ऊपर, 4-5 दिन लगा लो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर, 3-4 दिन लगा लो बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर और हफ्ता लगा लो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर और 3 दिन और ऊपर लगा लो, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 10 नवंबर तक
सिलेबस खत्म होता है। कब तक? 10 से 15 नवंबर तक इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर आपकी चलेगी रिवीजन, प्रैक्टिस।